आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पहले वीडियो में पहला पार्ट कवर कर दिया है। वैदिक सभ्यता के अंदर में दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट होता है ऋग वैदिक काल, जिसको हम लोग पूर्व वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जो आज के वीडियो में कवर करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर आपका 15 नंबर वाला जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसी का यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस होता है। किस प्रकार से पॉइंट वाइज आप आंसर लिखोगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में समझना है अपनी लैंग्वेज में और लिखना है, वही सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और हाँ, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के मेजर पेपर में भी है वैदिक सभ्यता, और साथ ही साथ माइनर में भी है ये टॉपिक। तो जिनका हिस्ट्री मेजर पेपर होगा और माइनर पेपर होगा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग वाला जो जीके वाला पोर्सन है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला, उसके अंडर में ये टॉपिक बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट को पढ़ना होगा। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के अंडर में भी ये टॉपिक उसके मेजर या फिर माइनर या फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में ये टॉपिक है। इसके अलावा बीबीएमके यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री माइनर पेपर में ये टॉपिक है, ठीक है, और मेजर पेपर में भी ये टॉपिक है वैदिक सभ्यता, क्योंकि वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री जो पढ़ेंगे वहाँ पर ये टॉपिक भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी में भी ये टॉपिक है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन यूनिवर्सिटी में कहीं मेजर पेपर पर ये टॉपिक है, कहीं माइनर पेपर है, तो कहीं अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला में है। इसीलिए एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को कवर कीजिए अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें उत्तर वैदिक जो काल है ना, वो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा इससे पहले वीडियो में जो ऋग वैदिक काल था उसमें समाज की व्यवस्था, स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव था वो बहुत ही कम था, ना के बराबर था। बहुत ही अच्छा समाज था। हर एक चीज हर एक तरीके से बराबर दर्जा दिया जाता था, सभी को समान अधिकार दिया जाता था। किसी तरीके से कोई भी कर्मकांड यानी बलि वगैरह, जानवरों का जो बलि चढ़ाया जाता था, वैसी व्यवस्था कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ जो कुप्रथा, सती प्रथा या इसके अलावा जो भी महिलाओं के विरुद्ध में जो प्रथा इस काल में चली थी वो ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। ये चीज आपने पहले वीडियो में पढ़ा था। वही चीज जस्ट इसका अपोजिट हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से समाज में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी। पूरे तरीके से यहाँ पर बदलाव भी होने लगा और समाज में परिवर्तन लंबे समय तक होता रहा, बदलाव होने लगा। वहाँ अच्छे तरीके से रहा जाता था समाज के साथ, जबकि इस काल में सारा कुछ बदल चुका है। इस समय लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि कई किताबों में आपको मिलेगा कि इस समय यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे की फाल का भी यूज करने लगे थे, ठीक है। सारे किताबों में आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, कुछ कुछ किताबों में ये चीज़ मिलेगा। जिस कारण से जब लोहे की खोज हो गई, फाल वगैरह का यूज होने लगा, तो बेहतर कृषि करने लगेंगे, है ना, जुताई वगैरह सब कुछ बेहतर होने लगेगा। पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो कृषि में बढ़ोतरी होने लगी, खेती बाड़ी में बहुत ही ज़्यादा उन्नति होने लगी। साथ ही साथ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में खेती होने लगी। तो सबसे पहले आर्य अफगानिस्तान के तरफ से पाकिस्तान के पंजाब में आए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो है वो पंजाब से लेकर यहाँ गंगा जो दोआब है, ठीक है, इस क्षेत्र में आना स्टार्ट हो गया उनका। यहाँ पर आने लगे, यहाँ फिर आने के बाद फिर आगे बढ़ने लगे, फिर इधर उत्तर प्रदेश और जितने भी क्षेत्र है इन सभी जगहों पर आर्यों का आगमन होना स्टार्ट हो गया था इस काल में। और उत्तर वैदिक काल में 3 जो वेद थे, आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और साथ ही साथ अथर्ववेद की रचना की गई थी। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की भी रचना इसी काल में हुई थी। और अभी मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया कि जो आर्य थे वो अब पंजाब से निकलकर गंगा यमुना दोआब में प्रवेश करने लगे थे। यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ था, ठीक है, जिस कारण से फसल उत्पादन भी वहाँ पर बढ़ने लगा था। आपको पता है कि जो गंगा जमुना के किनारे वाला क्षेत्र है, ठीक है, बिहार हो गया या फिर यूपी हो गया, उस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ है और वहाँ पर फसल की उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से वहाँ पर फसल भी बहुत ही ज़्यादा उसका उत्पादन बढ़ने लगा। साथ ही साथ आर्य पूर्व दिशा में सदानीर यानी गंडक नदी पहुँचे, यानी पूरब की ओर, ठीक है। जो पाकिस्तान वाला पंजाब वाला एरिया वो पश्चिमी इलाका है, तो पश्चिमी से लेकर इधर पूरब वाला जो एरिया है गंगा दोआब, और इधर नेपाल से नीचे एक नदी बहती है, उसी को बोला जाता है गंडक नदी। तो वहाँ तक भी पहुँच गए थे आर्य। आगे अगर बात करें तो ऋग्वेद में सरस्वती और द्विपदती नदी, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को पवित्र माना था, ठीक है, ऋग्वैदिक में, यानी यहाँ पर सरस्वती नदी है और यहाँ पर द्विपदती नदी है, तो इनके बीच की जो जगह है इसी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते थे ऋग्वैदिक काल में, और उसी को बोला गया ब्रह्मावर्त नाम दिया गया, ठीक है, उसी को, दोनों के बीच के जगह को। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आर्य ब्रह्मावर्त से निकलकर पूर्व की ओर आ गए, यानी इधर आ गए, ठीक है, जो अभी मैंने आपको नक्शे में बताया, पूरब की ओर आने लगे। और पूरब की ओर किस तरीके से आए यहाँ पर शॉर्ट में दिया है, देखिए यहाँ पर
आगे बढ़े तो यहाँ पर ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना गया, और आगे बढ़े पूरब की ओर तो मध्य देश के नाम से जाना गया, और अगर आगे बढ़े तो उसको आर्यवर्त दिया गया नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आर्यों का आगमन होने लगा। अब हम लोग समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, सारा यहाँ पर दिया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई और अब राजा अधिक शक्तिशाली हो गया पहले के मुकाबले में। ठीक है, उसके अधिकारों में वृद्धि हुई, साथ ही साथ महिलाओं को सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पर ये सारा पॉइंट को नोट कीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, महिलाओं को समान अधिकार दिया जाता था हर एक चीज़ में, यहाँ तक कि यज्ञ में भी महिलाओं को भाग लिया जाता था, उनको अधिकार दिया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा में भी बैठने की इजाज़त नहीं थी। ब्राह्मणों और योद्धाओं का वर्चस्व हो गया था, जो ब्राह्मण थे, ठीक है, और योद्धा थे, देखा जाए तो क्षत्रिय थे, उन्हीं का वर्चस्व हो गया, उन्हीं का बोलबाला होने लगा। बाकी जितने भी वर्ण व्यवस्था थे उनका यहाँ पर वो सारे नीचे तबके में आने लगे। ठीक है, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। राजयुष यज्ञ सर्वोच्च शक्ति के लिए इस यज्ञ को करने लगे। अब ये यज्ञ क्या था मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, बस इतना समझिए कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानने के लिए जो राजा थे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, वो इस यज्ञ को करते थे ताकि वो अपने आप को शक्तिशाली बन सके। साथ ही साथ राष्ट्र तथा राज्य का उद्भव हुआ। अब ये क्या पॉइंट है वो ध्यान से समझिएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो भाग होता है उसको बोला जाता है कुल। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो भाग होता है, कुल का मतलब होता है परिवार, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो कई परिवार मिलकर एक विश्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, विश्व क्या होता है, एक जिला होता है। उसी प्रकार कई विश्व मिलकर एक जन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ये सारा कुछ ऋग्वैदिक काल में यहीं तक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कबीलाएं, कई कबीला मिलकर, ठीक है, जो कबीलाओं में रहते थे, छोटे छोटे कबीला में, वो क्या कर गए, मिलकर एक राष्ट्र या फिर राज्य का निर्माण करने लगे। ठीक है, वैदिक काल में जन यानी कबीला का महत्व था, लेकिन यही चीज उत्तर वैदिक काल में जन को मिलाकर जनपद यानी राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो एक बार पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिएगा, जो देखे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ कबीले का जो महत्व था वो भी घट गया। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, दो कबीले मिलकर एक जनपद का निर्माण किए। पहला था यहाँ पर देखिए पुरु और भरत, ये दोनों कबीले मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किए, और तुर्वंश और कृवि ये दोनों कबीला मिलकर पंचाल जनपद का निर्माण किए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो कबीला था वो यहाँ पर मिलकर जनपद का यानी राज्य का निर्माण किया। ठीक है, आगे आपका राजा की दैवीय उत्पत्ति। यहाँ पर राजा को मानते थे कि एक दैवीय उत्पत्ति है। ठीक है, जैसे कुछ ग्रंथों में राजा का जो पद है उसको दैवीय माना गया है। राजा जो थे वो बड़े बड़े यज्ञ करने लगा था खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर है शतपथ ब्राह्मण, इसका मतलब है यहाँ पर जो राजा था वो राज्य अभिषेक करने के लिए राजयुष यज्ञ करता था। ठीक है, राजयुष जो यज्ञ था वह खास करके राजा का अभिषेक, राज्य अभिषेक करने के लिए किया जाता था। आगे भी यहाँ पर देखिए अश्वमेघ यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है और अग्निष्टोम यज्ञ है। और हाँ, राज्य का जो उच्च पदाधिकारी होता था उसे रत्नी कहते थे। ठीक है, वह क्या कहलाता था, रत्नी कहलाता था। तो सबसे पहले हम लोग अश्वमेघ यज्ञ के बारे में समझेंगे। राजयुष यज्ञ के बारे में आपने क्या समझा, अगर इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए। राजा का राज्य अभिषेक करने के लिए इस यज्ञ को किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है इसका। यहाँ पर राजा क्या करता था, एक घोड़े को छोड़ देता था, जिसके बाद घोड़ा जितना दूर तक जाता था, ठीक है, दौड़कर जितना दूर तक जाता था वहाँ तक, ठीक है, जहाँ भी अगर घोड़ा रुकता था, चाहे वो 100 किलोमीटर हो या फिर 1000 किलोमीटर हो, वहाँ तक सारा जमीन राजा का हो जाता था। ठीक है, इस यज्ञ के अनुसार ऐसे ही प्रथा होती थी। मान के चलिए कोई दूसरा आदमी अगर उस घोड़े को रोकना चाहेगा तो जो भी उस घोड़े को अगर रोकेगा तो राजा उसके साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी उसको राजा के साथ युद्ध करना होगा। यही इस यज्ञ में होता था। आगे देखिए वाजपेयी यज्ञ पर रथ दौड़ करवाया जाता था। और आगे आपका अग्निष्टोम यज्ञ, तो इसमें पशु की बलि दी जाती थी। अब हम लोग समझते हैं आर्थिक व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक काल में कृषि बहुत ही ज़्यादा महत्व नहीं था। हालांकि कृषि करते थे लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं था। पशुपालन करते थे और गाय को ज़्यादा आय वाली सुविधा मानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया था। पशुपालन से कृषि की ओर प्रवेश किए। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था। सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था इस काल में आई वो खेती बाड़ी से आई। चावल और गेहूँ मुख्य फसल बनी। गेहूँ पंजाब और यह उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन बन गया था। यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी जो एरिया है ना, वो गेहूं जो है वो आपका मुख्य भोजन बन चुका था। ठीक है, पंजाब और यूपी के लिए। यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल में लोहे का भी प्रयोग बहुत ही तेज़ी से होना स्टार्ट हो गया था। लोहे की खोज हो चुकी थी।
ठीक है। लोहे के कृषि उपकरण के साक्ष्य भी मिले थे। अथर्ववेद में इसे कृष्ण अयस और श्याम अयस भी कहा गया है, इस लोहे को, ठीक है। अथर्ववेद में कृष्ण अयस बोला गया है और श्याम अयस्क। साथ ही साथ मृत भांड कला भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। कहने का मतलब है मटके वगैरह बनाने की जो कला थी वो यहाँ पर थी। जैसे मिट्टी के बर्तन के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। पहला काले और लाल रंग के बर्तन थे, दूसरा हल्के काले बर्तन थे, तीसरा जो है वो आपका चित्रित भूरे कलर के बर्तन थे। और ये जो बर्तन था ना, इस प्रकार का बर्तन अमीर लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। साथ ही साथ लाल बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि लोग कबीले में रहते थे, मतलब एक जगह अगर वो अपना आश्रय बना लेते थे, रहते थे, उसके बाद फिर दूसरे जगह चले जाते थे, उसके बाद फिर तीसरे जगह चले जाते थे, ठीक है, जहाँ मन किया वहाँ पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि कृषि करने लगे। अब कृषि करने के लिए उनको रुकना पड़ेगा, और रुकने के लिए वह क्या किए, जहाँ भी कृषि करते थे वहाँ पर भूमि पर अपना अधिकार, ठीक है, स्वामित्व, अपना मालिकाना हक जताने लगे थे, ठीक है। भूमि पर निजी अधिकार की भावना बढ़ गई, और कबीले के जैसा एक जगह से दूसरे जगह जो घूम घूम कर अपना समय बिताते थे, घुमक्कड़ जिंदगी जो जीते थे, उसको त्याग कर दिए, ठीक है। कबीला जो था वह खत्म हो गया और अस्थायी निवास की भावना बढ़ने लगी। एक जगह रहने की जो भावना है वो बढ़ने लगी। खेती बाड़ी के अलावे अन्य भी व्यवसाय कर रहे थे, जैसे बढ़ई का काम, रथकार, रथ को चलाना, चर्मकार, चमड़े वगैरह का जो काम होता है उसको। और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा रहेगा सूदखोर, ठीक है। जो ब्याज पर पैसे देते हैं ना, उधार, उसी को बोला जाता है सूदखोर। तो ये सारे काम भी, यानी ये सारे व्यवसाय भी अपनाने लगे थे इस काल में। मुद्रा का तो एकदम अभाव था, वो तो ऋग्वैदिक काल में भी था और यहाँ भी था, ठीक है। यानी इस समय करेंसी वगैरह नहीं थी, ठीक है, नोट वगैरह नहीं था। वो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का ही उपयोग करते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर राजा को टैक्स भी देना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि आप राजा को कुछ गिफ्ट देते थे, यानी जनता लोग क्या करते थे, राजा को अपनी खुशी से, जितना जिसको जो बन पाता था वो खुशी से एक गिफ्ट देते थे। लेकिन वही चीज़ उत्तर वैदिक काल में वो चीज़ टैक्स के रूप में लिया गया, ठीक है। 1/6 कहीं पर लिखा गया है, कहीं पर लिखा गया 1/16 हिस्सा। तो इस तरीके से टैक्स देना पड़ा। अब समझते हैं कि सामाजिक और धार्मिक जीवन क्या थी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर देखिए वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी। उत्तर वैदिक काल में आपको पता होगा 2 ही प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी, एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि कई प्रकार से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ही जटिल हो गई थी। इसका रीज़न क्या है, तो देखिए यहाँ पर शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको समझा देते हैं, आगे मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी। पहला था ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में, फिर क्षत्रिय, उसके बाद फिर वैश्य और उसके बाद शूद्र। ब्राह्मण क्या था, वो सिर्फ पूजा का काम करता था, यानी उनका काम था पूजा कराना और अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना या फिर अध्ययन कराना भी। क्षत्रिय का कार्य था शासन, यानी जो सत्ता के लोग थे और जो जनता था उसकी रक्षा करना, सेनापति वगैरह जो भी रहते ना वही। और वैश्य जो था वो कृषि, व्यापार, पशुपालन, ये सब का काम करने वाले लोग वैश्य कहलाने लगे। और क्षुद्र क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को इज्जत देने का काम था, यानी उनको सेवा करने का काम था क्षुद्रों का। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से ये वर्ण व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गई थी, ठीक है। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ उनको क्या बोला गया कि तीनों वर्णों का आपको सेवा करना है। शूद्रों को 3 वर्णों का सेवक बताया गया, ठीक है। ब्राह्मण अधिक शक्तिशाली हो गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ऋग्वैदिक काल में कैसी व्यवस्था थी। और यहाँ पर पूरे तरीके से ब्राह्मणवादी लोग शूद्रों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार, उनको समान अधिकार ना देना, ऐसी व्यवस्था लाकर ब्राह्मण अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखना चाहती थी, ठीक है। ये चीज़ आप इतिहास पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा सच्चाई क्या है। साथ ही साथ कर्म कांड भी बहुत ही तेज़ी से होने लगा। ऋग्वैदिक काल में जानवरों को रिस्पेक्ट दिया जाता था, ठीक है। अगर उस समय कोई भी अगर जानवरों को मारता था तो उसको सजा होती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में अगर कोई जानवर को बलि चढ़ाते थे वो भगवान के लिए बलि चढ़ाते थे, वो उनको अच्छा मानते थे। उनको लगता था कि ये चीज़ हम भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, भेंट चढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से अनुष्ठानों की भी संख्या बढ़ी। साथ ही साथ ब्राह्मण वर्ग शक्तिशाली होता गया, और भी शक्तिशाली होता गया, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी थी ना। तो शक्तिशाली होना ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है, क्योंकि ब्राह्मण ही शिक्षा ले रहे, ब्राह्मण ही सारा कुछ कर रहे, शासन व्यवस्था में यही जा रहे हैं, और बाकी जितने भी नीचे वाले लोग हैं उसको वैसी व्यवस्था ही नहीं दिया जा रहा है। तो फिर ये शक्तिशाली होंगे ऑब्वियसली। ब्राह्मणों ने समाज में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए जटिल कर्मकांड भी बनाए।
और यहाँ पर देखिए ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को रिस्पेक्ट दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर देखिए हालात क्या थे, स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। बाल विवाह होना स्टार्ट हो गया था इस काल में, महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत ही जोर शोर से होने लगा, शूद्रों के समान माना जाने लगा महिलाओं को, ठीक है। पर्दा प्रथा भी शुरू हो चुकी थी, स्त्री को शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया स्त्री से, और उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया। यानी स्त्रियों को एक रिस्पेक्ट देने के लिए एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, उसको भी बंद कर दिया गया। सबसे कुप्रथा सती प्रथा भी स्टार्ट हो चुकी थी, शुरुआत इसकी हो चुकी थी, ठीक है। आगे अगर धार्मिक रीति रिवाज के बारे में अगर बात करें, बलि प्रथा शुरू हो गई थी, बलि देने वाला जो नियम था, जानवरों की जो बलि चढ़ाई जाती थी उसकी प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी। ऋग्वैदिक जो देवता थे, ठीक है, जैसे इंद्र और अग्नि को, और साथ ही साथ वरुण देवता, उनको महत्व देते थे ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पर उनका रिस्पेक्ट महत्व खत्म हो चुका था पूरी तरीके से, और नए देवता प्रजापति को महत्वपूर्ण देवता मानने लगे थे। मूर्ति पूजा होने लगी थी इस टाइम से, अनुष्ठान का महत्व बढ़ा, विष्णु और शिव की भी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी इस काल में, ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो इस तरीके से मैंने आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैंने उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था। दोनों में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है 15 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ दे कि ऋग्वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए। हो सकता है आपसे उत्तर वैदिक काल के बारे में यही चीज़ पूछ दे, या फिर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस यानी अंतर में स्पष्ट करे, उसके राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर और धार्मिक व्यवस्था के आधार पर। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ डिफाइन किया है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में 100% लिखने हैं, वो पॉइंट मैंने आपको डिटेल से बता दिया। हालांकि किताब में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो आपके एग्जाम में नंबर दिलाएंगे वो सारा पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। और साथ ही साथ आपका MCQ क्वेश्चन तो 5 या 10 नंबर का आता है वो कोई भी पेपर हो तो MCQ वाला भी वीडियो आएगा, ठीक है। जैसे मैंने इस टॉपिक को कवर किया, इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता को भी कवर किया था, तो दोनों का चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन भी आएगा। उससे पहले जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।